हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू शशि सर्कल। तो हम लोगों ने डिस्कस करना शुरू किया था जो हमारा मेंस का था, विजन आईएएस का 2020 टेस्ट है, ठीक है। और ये टेस्ट नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और साथ साथ जो है हमने इसके 8 पूरे पूरे जो टेस्ट हैं उनको सॉल्व कर लिया है और ऐसे का भी एक मैंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इस समय मैं घर पे था, तो इस संडे ऐसे का हमने पार्ट जो है डिस्कस नहीं हम कर पाए हैं, ठीक है। तो उसको हम बीच में किसी दिन डिस्कस कर लेंगे और साथ ही साथ जितने भी ऐसे हमारे बचे हुए हैं उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अगर कोई आवाज़ का इशू आ रहा हो तो थोड़ा सा डोंट माइंड, ठीक है। और आई होप कि अब आप लोगों का हॉलीडे ख़त्म हो चुका होगा और आप अपने पूरे शेड्यूल में फिर से आ गए होंगे, तो आप लोगों को अपनी प्रॉपर तैयारी करनी चालू कर देनी चाहिए, ठीक है। और यूपीएससी का मेंस तो बहुत जल्दी ही है, जनवरी में आपको स्टार्ट हो रहा है, तो इसको भी आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो साथ साथ उनको बहुत जल्दी ही अपने शेड्यूल में आ जाइए अगर नहीं आए हैं तो, ठीक है। तो इसमें ये 11 क्वेश्चन नंबर से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के अर्ध न्यायिक और परामर्शी प्रकारों पर प्रकाश डालिए। क्या आप मानते हैं कि हालिया वर्षों में निर्वाचन आयोग द्वारा सामना की गई चुनौतियों के संदर्भ में इसकी शक्तियों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है? तो इस पे हमको कमेंट करना है कि क्या मतलब इसके बारे में है। तो ये भारत का निर्वाचन आयोग जो होता है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये क्या है, ठीक है। इसकी क्या भूमिका है ये हमारे इंडिया में, और उसका मतलब संवैधानिक प्रोविज़न क्या है, और इसकी ये जो अर्धन्यायिक और परामर्शी प्रक्रिया के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है एक्चुअली में, इसका क्या मुद्दा सामने आ रहा है और ये किस चुनौतियों का सामना कर रहा है, ठीक है। जो अपनी शक्तियों के पुनरीक्षण करने की आवश्यकता, इस पे आवश्यकता आन पड़ी है, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको और शक्तिशाली कैसे बनाया जाए, तो इसके लिए भी आपको उपाय सुझाव करने हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत के लिए एक स्वतंत्र और स्थायी निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। इसे संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल और राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों हेतु जो है कराए जाने वाले निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण और निर्देशन व नियंत्रण की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के परामर्शी कार्य कौन कौन से हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे कि क्या ये काम करता है परामर्श के आधार पर। तो देखो, राष्ट्रपति और उपराज्यपाल को क्रमशः संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित मामलों में परामर्श प्रदान करता है। ज्ञाता भी होगा कि पहले से आपको ज्ञात होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रदत्त ये परामर्श राष्ट्रपति या राज्यपाल हेतु बाध्यकारी होता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। और यह राष्ट्रपति को इस संबंध में परामर्श प्रदान करता है कि राष्ट्रपति शासन के अधीन शासित राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के 1 वर्ष के उपरांत निर्वाचन कराए जा सकते हैं, ठीक है। और या नहीं कराएं ताकि यह निर्णय किया जा सके इससे संबंधित जो राज्य में राष्ट्रपति को शासन की अवधि बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं, ये इलेक्शन कमीशन इंडिया ही मतलब राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और इसके साथ साथ यह उच्च न्यायपालिका को निर्भरता और उसकी अवधि के प्रश्न पर भी राय प्रदान कर सकता है। तो इसके ये मतलब परामर्शी कार्य होते हैं। इसी के साथ अगर बात करें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अर्धन्यायिक कार्य, तो इसके कौन कौन से अर्धन्यायिक कार्य हैं, तो इसमें देखो क्या है, यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करने से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक न्यायालय के रूप में कार्य करता है। यह निर्धारित समय सीमा के भीतर और विधि द्वारा अभिनिर्धारित रीति से अपने चुनावी व्यय का विवरण प्रदान करने में विफल रहने वाले प्रत्याशियों को निरर्ह घोषित कर सकता है, ठीक है। और आयोग को इस प्रकार की निरर्हता के साथ साथ विधि के अंतर्गत उपबंधित उन निरर्हताओं के अवधि को समाप्त या कम करने की भी शक्ति इसके पास होती है। और साथ ही साथ जो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित मामलों पर भी निर्णय लेता है, ठीक है। और साथ ही अगर बात की जाए तो इसमें यह निर्वाचन प्रबंधन से संबंधित विवादों की जांच पड़ताल
के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है और यह धांधली या बूथ कैप्चरिंग या हिंसा या अन्य कोई अनियमितताओं की जो घटनाएं देखने को मिलती हैं उस स्थिति में भी निर्वाचन जो है ये रद्द कर सकता है। ये भी इसके पास शक्ति प्राप्त है। तो ये आपको अर्ध न्यायिक शक्ति देखने को मिलती है। इसी के साथ अगर बात करें तो हालांकि हाल ही के दिनों में इलेक्शन कमीशन इंडिया को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि संवैधानिक और कानूनी शक्तियों के मध्य संघर्ष की बात की जाए तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अनन्य शक्तियां प्रदान की गई हैं, तथापि इसे संसद द्वारा निर्मित विधियों के अनुसार कार्य करना होता है और यह जो है संसदीय विधि की अतिक्रमणता नहीं कर सकता। और उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जो आपको रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो 1951 की धारा 29A के तहत ये राजनीतिक दलों के लिए पंजीकरण प्राधिकारी होने के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन इंडिया को गंभीर उल्लंघन की स्थिति में राजनीतिक दलों के पंजीकरण को रद्द करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो ये आपको इनकी मतलब जो ये एक मुद्दा इनके समक्ष है, ठीक है, जो इनकी जो है पूर्ण क्षमता को प्रभावित करता है। साथ ही जो अपर्याप्त क्षमता की बात की जाए तो इसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कार्यालयी वित्तीय और विधिक विशेषज्ञता सुरक्षा कर्मियों व अन्य कर्मचारियों के संदर्भ में विभिन्न सरकारी विभागों पर निर्भर होता है और भ्रष्ट आचरण पर अंकुश लगाने में असमर्थ। चूँकि ये इलेक्शन कमीशन इंडिया में आवश्यक शक्तियां निहित नहीं होती हैं, क्योंकि इसमें देखने को मिलता है निर्वाचन में राजनीति के अपराधीकरण से या इसमें धन बल या बाहुबल के प्रयोग को रोकने में सक्षम नहीं हो पाता है। ठीक है, क्योंकि इनका एक अपना कोई तंत्र नहीं है। ठीक है, ये मतलब सरकारी कर्मचारियों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, और अपनी विश्वसनीयता के बारे में विश्वसनीयता को बनाए रखने की अगर बात की जाए इसमें तो हाल ही के दिनों में आचार संहिता के व्यापक उल्लंघन के जो आरोप और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की कार्यप्रणाली संबंधी बहस और निर्वाचनों की निर्धारित तिथियों तथा आयोग के अन्य निर्देशों के संदर्भ में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आरोपित किए जा रहे हैं। तो ये सब मुद्दे आपको देखने को मिलते हैं जिससे इसके लिए ये मतलब इसकी जो शक्तियां हैं ये प्रभावित हुई हैं। ये अपने जो रूल है रेगुलेशन है उसके लिए अच्छे से ये इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इन चुनौतियों की पृष्ठभूमि में इलेक्शन कमीशन की शक्तियों को पुनरीक्षित करने की आवश्यकता है, जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रदत्त संवैधानिक सुरक्षा की भांति अन्य दो निर्वाचन आयुक्तों को भी समान संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए और साथ ही निर्वाचन आयुक्तों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने के लिए वरिष्ठतम निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में स्वतः ही पदस्थापित किए जाने की परंपरा को संस्थागत करना चाहिए और इसके माध्यम से अन्य निर्वाचन आयुक्तों को भी उनके जो होते हैं अन्य निर्वाचन आयुक्त की भांति कार्यकारी हस्तक्षेप में सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। ठीक है, तो ये मतलब सशक्त हो सकता है। साथ ही अगर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग जो देखने को मिलता है DOPT, तो ये विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की निर्भरता को कम करता है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जो स्वयं का एक स्वतंत्र सचिवालय होना चाहिए और इसे स्वयं के लिए भर्ती नियमों का निर्धारण और शॉर्ट लिस्टिंग करने तथा अधिकारियों की नियुक्ति संबंधी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। साथ ही अन्य संवैधानिक निकायों जैसे कि UPSC की भांति ही इसका व्यय भी भारत की संचित निधि पर भारित होना चाहिए और आदर्श आचार संहिता के सभी प्रावधानों को विधिक समर्थन प्रदान करना चाहिए, यानी एक्ट लाकर उसे मतलब लागू करना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन इंडिया को निर्वाचन के 50 सदस्यों को निर्हर घोषित करने और दल बदल के मामले में भी शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसकी धारा जो 58A के समान यानी जो बूथ कैप्चरिंग संबंधित जो निर्वाचनों में धन बल से निपटने के लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नए खंड 58B को अंतर्निहित करने की मांग की गई है और निर्वाचन आयोग को एक राजनीतिक दल का पंजीकरण रद्द करने की शक्तियां भी प्रदान की जानी चाहिए। तो इन सब बातों को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हमारा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा और अपनी शक्तियों का जो है ये जो अपनी क्षमताओं को पुनः जो है रिनोवेट कर पाएगा। ठीक है, तो इस पे काम करना चाहिए जो भारत सरकार को है और इलेक्शन कमीशन इंडिया को सशक्त बनाने के अतिरिक्त विधि आयोग की जो 255वीं रिपोर्ट की अनुशंसाओं पर भी विचार किया जा सकता है। इसने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति पर
नियुक्ति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से मिलकर बने एक कॉलेजियम का तब सुझाव दिया गया था। तो इससे बात की जा सकती है, ठीक है। तो ये मतलब अपनी निष्पक्षता के कारण अपनी जो कार्य हैं, अपनी जो क्षमताएं हैं, उसको अच्छे से उसकी जिम्मेदारियों को निभा पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया है कि जिला योजना समितियों की संकल्पना ऊर्ध्वगामी नियोजन की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में की गई हैं और इस संदर्भ में डीपी जो ये मतलब जिला योजना समितियों के माध्यम से ऊर्ध्वगामी नियोजन की प्रक्रिया को बाधित करने वाले कारकों पर प्रकाश डालिए और डीपीसी को सुदृढ़ बनाने के हेतु उपाय किए जा सकते हैं। तो डीपीसी को संवैधानिक प्रावधान और उसके प्रकार क्या हैं, मतलब उसके कार्य क्या हैं, और इन कारणों पर चर्चा कीजिए कि उसे ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए क्या मतलब समस्याएं आ रही हैं, क्या उसे बाधाएं आ रही हैं, उनको हमको उनके सुझाव जो है देने पड़ेंगे, उपाय क्या क्या हैं, ठीक है। तो उनके सुझाव देना पड़ेगा। तो बात की जाए तो भारत का संविधान 74वीं संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 243 ZD के तहत यह प्रावधान है कि प्रत्येक जिला में जिला स्तर पर जिलों में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं का समेकन करने और संपूर्ण जिलों के लिए एक विकसित योजना प्रारूप तैयार करने हेतु जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। और ज्ञातव्य होगा कि इसके साथ साथ योजना समिति राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रदत्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करने में भी सक्षम होगी। हालांकि यह दृष्टिगोचर हुआ है कि कुछ राज्यों को छोड़कर डीपीसीज के गठन के माध्यम से विकेंद्रीकृत नियोजन के अभिष्ट उद्देश्य पूर्णतया प्राप्त नहीं किए गए हैं, जबकि कुछ राज्यों ने इन्हें अल्प सफलता व निम्न प्रभावशीलता के साथ प्राप्त किया है। तो देखो, कोई चीज़ भी इम्प्लीमेंट की जाती है तो उसका कुछ तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है कहीं, और कहीं उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। जैसे कि हम ग्रीन रिवोल्यूशन की बात कीजिए, हरित क्रांति जो आई थी, तो मतलब पूरे इंडिया में वो एक समान नहीं थी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उसने बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की थी, जो हमारे फूड सिक्योरिटी को भी संबंधित करती है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो मतलब जो भी कोई रूल या रेगुलेशन आता है उसको अच्छे से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो हर जगह सफल होने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उसको उसके अकॉर्डिंग जो है लॉन्च करना चाहिए, जैसी उनकी स्थिति हो, उनके उस क्षेत्र की जैसी स्थिति हो, ठीक है। उस राज्य की, उस क्षेत्र की जो स्थिति हो, उसी के आधार पर मतलब पॉलिसी बननी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है डीपीसीज के माध्यम से ऊर्ध्वगामी नियोजन प्रक्रिया को बाधित करने वाले विभिन्न कारक है। तो कौन कौन से कारक है? तो जैसे बात करें तो राज्य सरकार की अनिच्छावादी व निरुत्साहवादी दृष्टिकोण। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रशासित जो हस्तांतरण रिपोर्ट 2015 संदर्भित करती है कि डीपीसी के गठन हेतु संवैधानिक अधिदेश के बावजूद विभिन्न राज्यों द्वारा डीपीसीज का गठन नहीं किया गया है। और कार्य संचालन में हस्तक्षेप की बात करें तो इसमें उन राज्यों को जहां डीपीसीज की स्थापना की गई है, राज्य सरकारों द्वारा हस्तक्षेप से उनकी स्वायत्तता और कार्य संचालन बाधित हुआ है। कुछ राज्यों जैसे कि छत्तीसगढ़, गुजरात, पंजाब राज्य और जो राज्य सरकार के मंत्री ही प्रायः इसके अध्यक्ष होते हैं, योजना प्रक्रिया की सहभागिता प्रकृति को गंभीर रूप से अवरुद्ध करते हैं। तो ये राज्य सरकार के मंत्री होते हैं, इसी के ये अध्यक्ष होते हैं। तो ये मतलब राज्य सरकार पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है। और ये जो हमारा है तो उसका एक ऑप्शन होना चाहिए। और निधियों और विशेषज्ञता का अभाव। तो डीपीसीज जो होती हैं, जिला नियोजन समितियां जो होती हैं, तो इसमें केवल कुछ ही राज्यों को नियमित रूप से कार्य कर रही हैं, तथापि उन्हें निधियों व मुद्दों को सुलझाने व समय का वितरण में दक्षता व क्षमता की कमी जैसे मुद्दों का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। साथ ही अगर बहुविध निकाय की बात करें तो लगभग सभी राज्यों में विकास बोर्ड जैसे समानांतर निकाय जो है प्रकार्यात्मक क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं। तो उसमें एक पैरेलल चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो भी उसमें हस्तक्षेप करती हैं, ठीक है। और ग्राम पंचायतों की योजनाओं में जिला परिप्रेक्ष्य योजनाओं में समेकन करने की बात की जाए तो डीपीसीज की अनिवार्यता, असमर्थता उसमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसको अगर मजबूत बनाना है, इसको अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो, तो इसके लिए हमको निम्नलिखित कार्य करने पड़ेंगे। जैसे कि अगर सभी राज्यों की नियुक्तियों के संदर्भ में न्यूनतम हस्तक्षेप के साथ संवैधानिक दिशा निर्देशों के अनुसार डीपीसीज स्थापित करने की आवश्यकता। और डीपीसीज के अध्यक्ष का चयन जिला परिषद या नगर पालिका को निर्वाचित सदस्यों में से किया जाना चाहिए, ठीक है। और डीपीसीज को
नियोजन का अनन्य कार्य सुपुर्द किया जाना चाहिए, क्योंकि नियोजन एक विस्तृत अभ्यास है जिसमें व्यापक और गहन प्रयासों की आवश्यकता होती है। और साथ ही जो डीपीसीज में विभिन्न जो क्षेत्रों में, जैसे कि अर्थशास्त्र, मानव संसाधन विकास, प्रौद्योगिकी हो गई, कृषि हो गई, स्वास्थ्य हो गया, और जो अभियांत्रिकी यानी अवसंरचना के संबंध में, और ये हमारा जो प्रबंधन में विशेषज्ञता से संबंधित होने चाहिए, ताकि उनका जो कार्य आवश्यक तकनीकी सहायता प्रदान करना और डेटा विश्लेषण कार्य और कार्य योजना तैयार करने में सहयोग करना, और डीपीसीज और निचले स्तरों की निगरानी रखता है और प्रतिपुष्टि प्रदान करना होना चाहिए। तो ये इसके कार्य होने चाहिए जिसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और डीपीसीज को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और स्थायी कार्यकाल है उनका, वो होना चाहिए, और सचिवालय प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो अगर उसका सचिवालय नहीं होगा, स्थायी कार्यकाल नहीं होगा, तो वो अपने आप मतलब अच्छे से काम ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वो हमेशा प्रभावित रहेंगे। और साथ ही डीपीसीज को निचले स्तर के स्थानीय निकायों में योजना निर्माण में संलग्न कर्मियों को तकनीकी कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, और इससे कर्मियों की क्षमता में वृद्धि होगी, परिणाम स्वरूप नियोजन की गुणवत्ता में सुधार होगा। ठीक है, तो ये भी एक मुद्दा है। तो इन चीज़ों को हम, जो ये मुद्दे हैं, इनको हमको सुलझाकर उसमें अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर गाइडलाइंस इनके होने चाहिए। इस संदर्भ में अगर बात की जाए तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग की छठी रिपोर्ट जो आई थी, उसकी अनुशंसा के आधार पर अगर बात करें तो डीपीसीज को सुदृढ़ करने की एक रूपरेखा प्रदान की गई थी, और सरकार को एकीकृत जिला योजना पर रामचंद्रन समिति और पूर्ववर्ती योजना आयोग कार्यबल की अनुशंसाओं को लागू करने की दिशा में भी कार्य करने की आवश्यकता है। साथ ही जो संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन को यथार्थ रूप से लागू करने के नीति आयोग को जिला स्तरीय नियोजन को पुनर्जीवित करने के विषय में भी आवश्यक विचार करना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन चीज़ों को काम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संविधान द्वारा यथा अधिदेशित राज्य वित्त आयोग के प्रकार्य राजकोषीय विकेंद्रीकरण की प्राप्ति हेतु महत्वपूर्ण है। हालांकि उन्हें अपनी भूमिका को निर्वहन करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो राज्य वित्त आयोग के बारे में संक्षिप्त परिचय हमको देना पड़ेगा कि ये है क्या, तो हमको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसको। और राजकोषीय विकेंद्रीकरण की योजना है तो इसके कार्यों का क्या महत्व होता है, और ये मतलब इसकी चुनौतियां क्या हैं, तो इनका जो है चुनौतियों का जो उपचार करते हुए हम जो है निष्कर्ष में आंसर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो अगर 73वें संविधान संशोधन की बात की जाए तो इसमें अगर राज्य वित्त आयोग जो होता है एसएफसी, ठीक है, के गठन की आधारशिला रखी गई थी, और राज्य के राज्यपाल के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग के गठन करे, और इसे अनुच्छेद 243 और 243 वाई क्रमशः ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों की वित्तीय परिस्थिति की समीक्षा करने तथा उसके अनुसार वित्त के अंतरण की अनुशंसा करने हेतु एसएफसी का जो मतलब राज्य वित्त आयोग का गठन करने की बात की जाती है। और इसके पीछे निहित मुख्य विचार राजकोषीय विकेंद्रीकरण, अर्थात जो राज्यों के संसाधनों का स्थानीय स्तर पर हस्तांतरण हो, ठीक है, इसको प्राप्त किया जा सके। तो ये मतलब जो होते हैं हमारे राज्य वित्त आयोग, ये इसको स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है, इसको अधिदेशित कार्य वित्तीय विकेंद्रीकरण को प्राप्त करने में निम्नलिखित सहायता करते हैं। जैसे कि जो ये होते हैं स्टेट फिनेंशियल कमीशन जो है, ये राज्यपालों को उन सिद्धांतों के बारे में अनुशंसा करता है जिसके द्वारा कर आय यानी कर आय जो राज्यों और पंचायती राज्यों संस्थानों के मध्य सभी तीनों स्तरों पर ग्राम स्तर, प्रखंड और जिला स्तर पर राज्य द्वारा संग्रहित करे और शुल्कों की लेवी चुंगी के वितरण को नियंत्रित किया जाना चाहिए। ठीक है, और साथ ही इसके द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं भी की जाती हैं, जैसे कि पंचायतों द्वारा स्वयं उद्गृहित यानी विनियोजित जो मतलब ग्राम पंचायत के स्वयं के द्वारा जो कर या लेवी या शुल्क इकट्ठा किया जाता है उसका प्रयोग, और किसी भी राज्य की संचित निधि में पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान देना, और पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय परिस्थिति में सुधार करने के तरीके। तो स्थानीय सरकारों द्वारा राज्यों के संसाधनों के दावों के संदर्भ में की गई अनुशंसाएं शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली तक हस्तांतरण
वित्तक संसाधनों के जो प्रवाह हेतु अधिक स्थिरता व पूर्वानुमेयशीलता जो ये मतलब देखने को मिलती है, ठीक है। और ये स्थानीय स्तर पर आवश्यक सेवाओं के वितरण हेतु राजस्व संसाधन अपर्याप्त है, इसलिए राजकोषीय विकेंद्रीकरण को प्राप्त करने हेतु स्थानीय स्तर पर वित्त एवं कार्यों का अंतरण महत्वपूर्ण है, ठीक है। हालांकि राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित बाधाओं के कारण अपनी भूमिका को प्रभावी तरीके से पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो इसकी बात की जाए तो जो स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन में विलंब, जैसे कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सभी राज्यों में वर्ष 2014 से 15 में पाँचवें जो स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया था। हालांकि उपलब्ध सूचनाओं द्वारा यह प्रदर्शित किया करती है कि अब तक केवल 13 राज्यों में अपने पाँचवें स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। तो बताओ 13 और हमारे 28 राज्य हैं, 9 यूनियन टेरिटरी हैं, तो मतलब 8 यूनियन टेरिटरी हैं, सॉरी, और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो देखो बताओ मतलब इतने राज्य हैं और केवल 13 में ही ऐसा किया गया है, तो ये कितना पिछड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और ये स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है इसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है। तो एक समीक्षा के अनुसार ये जो एसएफसीज का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए किया गया औसतन समय लगभग 32 महीने है। विलंब हेतु विभिन्न कारक उत्तरदायी हो, जैसे अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति में विलंब, राज्य स्थानीय निकायों में होने वाले चुनावों के कारण इनकी जो कार्यसूची प्रभावित होती है, ठीक है। तो साथ ही अगर बात करें तो स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन की अनुशंसाओं पर भी कोई त्वरित कार्रवाई नहीं होती है, जैसे कि इस तथ्य को देखा जाता है कि राज्य में अपने विधानमंडलों के समक्ष एक्शन टेबल रिपोर्ट को समयाबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं करते हैं। और साथ ही सरकारों द्वारा एटीआर की जो तालिका तैयार करने में भी इनके 11 महीने का औसतन समय लगता है। तो ये भी कहाँ तक मतलब सही है, ठीक है। और ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन जो होता है इसमें नौकरशाहीकरण और राजनीतिकरण हो जाता है इसका। तो कई राज्यों में इसमें देखने को मिलता है कि व्यक्तियों की योग्यता विनिर्दिष्ट संबंधी संवैधानिक प्रावधान के बावजूद व्यवहारिक रूप से अधिकांश सदस्यों का अध्यक्ष या नौकरशाह व राजनेता होते हैं। इसका जो है स्वतंत्रता को भी सीमित करता है। और स्थानीय शहरों सरकारों से संबंधित आंकड़ों की अनुपलब्धता, तो प्रत्येक बार देखा जाता है कि इसके लिए प्रॉपर डेटा नहीं होता है, इसका डेटा एकत्र नहीं किया जाता है। और जो उसकी प्रश्नावली है, ठीक है, जो क्षेत्रीय आधार पर उसको नहीं, स्थानीय सरकारों के वित्त पर कोई डेटा एकत्र करने का कोई बहुत ही समय व्यतीत हो जाता है, लेकिन कुछ नहीं इसमें हो पाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ अवसंरचना का अभाव, चूँकि जो है ये एसएफसीज एक स्थानीय निकाय नहीं है, मतलब स्थायी निकाय नहीं है। तो इसमें क्या होता है, इसके पास स्थायी मानव संसाधन, कार्य संस्थान आदि भी नहीं है। तो प्रत्येक बार कई नए जो एसएफसीज का गठन किया जाता है, जिसके कार्यकाल हेतु स्थान की तलाश, तकनीकी स्टाफ की भर्ती और कार्यालय हेतु अवसंरचना की व्यवस्था करने में भी अत्यधिक समय की क्षति हो जाती है। तो ये भी एक मुद्दा बना हुआ है। तो राजकोषीय रूप से सुदृढ़ और स्थिर सरकार को त्रिस्तरीय प्रणाली भारतीय संघवाद का सार है। हालांकि भारत में रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि राज्य के वित्त आयोगों को सुदृढ़ रूप से संस्थागत बनाने और राजस्व सृजनता क्षमता को बढ़ाते हुए शासन के त्रिस्तरीय प्रणाली को सशक्त करने की अत्यधिक आवश्यकता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और इन चीज़ों का सुधार करके इसको अगर अच्छे से किया जाए तो अगर डाउन टू अर्थ अगर जो हमारा विकास होगा तो ये ओवरऑल जीडीपी में और हर चीज़ में इसका मतलब देखने को मिल सकता है पार्टिसिपेशन, ठीक है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5, तो इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि एक स्वागत योग्य कदम है, फिर भी न्यायपालिका के प्रभावी कामकाज के लिए न्यायिक पदानुक्रम के सभी स्तरों पर व्यापक सुधार की आवश्यकता है, चर्चा कीजिए। तो मतलब इसमें डिस्कशन करना है इस पे। तो ये मतलब क्या है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या भी बढ़ाई गई है। तो ये मतलब इसके बारे में क्या वृद्धि संबंधी जो उपाय किए गए हैं वो क्या हैं। और वर्तमान भारतीय परिदृश्य की बात की जाए तो न्यायालयों की संख्या में वृद्धि का महत्व क्या हो सकता है, अगर वृद्धि की गई है तो वो मतलब अच्छा है या मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। और उसके पदानुक्रम के सभी स्तरों पर व्यापक जो है सुधारों की आवश्यकता भी
क्या है, तो उसके बारे में हमको बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें हाल ही में जो संसद द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई है। अनुच्छेद 124(1) के तहत सभी यह प्रावधान किया गया है कि संसद को यह आवश्यक प्रतीत होता है तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, तो ये संसद को केवल अधिकार दिया गया है और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का महत्व है कि यह वादों की लंबिता को कम करने में सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि वादों की बढ़ती लंबितता यानी जो वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में लगभग 60,000 वाद लंबित हैं, मतलब केस देखने को मिलते हैं। तो इसके बारे में अगर जो न्यायाधीशों की बात की जाए तो न्यायाधीशों की कम उपलब्धता न्यायपालिका की दक्षता को यह विधि को प्रश्न जो बाधित करती है। ठीक है, और यह विधि के प्रश्न को शामिल करने वाले महत्वपूर्ण वादों की यह विधि के प्रश्न को भी शामिल करने वाले महत्वपूर्ण वादों की सुनवाई है तो आवश्यक संख्या में जो संविधान पीठों के गठन को सक्षम बनाएगा। और यह जो वाद होते हैं, जो मतलब केस होते हैं, उसको निपटाने की जो दर में सहायक होगा, क्योंकि वर्तमान में जो ये निपटान दर है ये 55 से 59 तक ही बनी हुई है, जो प्रतिशत तक बनी हुई है, जो मतलब इसको जो और इफ़िशिएंट बनाया जा सकता है। ठीक है, इससे जो है हमारे जो लंबित वाद पड़े हुए हैं उनको कम किया जाएगा। ठीक है, और जो प्रॉपर है, जो ज़्यादा से ज़्यादा वादों को तुरंत ही निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ये उच्चतम स्तर पर केवल न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने से न्यायपालिका के कार्यभार संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए न्यायिक संगठनों के इष्टतम उपयोग और विभिन्न स्तरों पर न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दों को निपटारा सुनिश्चित करने हेतु न्यायिक पदानुक्रम के सभी स्तरों पर व्यापक सुधार की आवश्यकता है। इसका मतलब यह है कि केवल उच्चतम न्यायालय में अगर न्यायाधीश हम बढ़ा देते हैं तो उससे ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हाई कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, तो इन पे भी हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी हमको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा, वहाँ पे जितने न्यायाधीश हैं उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा केस तो आपको हाई कोर्ट में देखने को मिलते हैं, हाई कोर्ट में और सबऑर्डिनेट कोर्ट में होते हैं। ठीक है, तो इनको भी हमको ज़्यादा से ज़्यादा इन पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो विभिन्न न्यायिक स्तरों में व्यापक सुधार की आवश्यकता में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, जैसे कि विधि आयोग द्वारा अनुशंसित नियमित मुकदमेबाजी की अपील के बाद 4 क्षेत्रीय पीठों के साथ दिल्ली में राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना। और आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के अनुसार अगर हम बात करें तो विशेषकर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यक्षमता बढ़ाने हेतु न्यायालयों के कार्य दिवसों की संख्या में वृद्धि आवश्यक है। ठीक है, और कुल लंबित वादों की संख्या का लगभग 87.54% प्रतिशत जो है वह जिला स्तर पर लंबित हैं। तो देख रहे हो कितना इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ रहा है। तो इस प्रकार लंबित वादों की संख्या को कम करने के लिए इस स्तर पर अधिक न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है। तो हमको इनके बारे में बात करनी पड़ेगी, इनकी नियुक्ति भी बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही न्यायिक प्रक्रिया में सुधार है तो बेहतर केस व कोर्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि जैसे कि किसी वाद को निपटाने के लिए लगने वाले समय को कम करना। वर्तमान में 1445 दिनों यानी वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार पर स्थिर बना हुआ है। तो मतलब 1445 दिन लग जाते हैं। तो नोटिस और सम्मन की त्वरित सेवा, जिसमें कि वर्तमान में ये जो वाद के निपटान अवधि जो 30% का समय लगता है, इसको भी हम कम कर सकते हैं। ठीक है, और भारतीय न्यायालयों और जो अधिकरणों की सेवाएं हैं तो उन पे अखिल भारतीय न्यायिक सेवाओं की स्थापना से संबंधित न्यायालयों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, ताकि सक्षम कर्मियों के चयन और के माध्यम से न्यायपालिकों को आवश्यक प्रशासनिक सहायता कार्यों का सहयोग प्रदान किया जा सकेगा। साथ ही जो ये न्यायपालिका पर प्रभावी जांच के लिए जवाबदेही तंत्र होता है, ठीक, यानी जैसे न्यायिक मानहानि है, मानहानि और जवाबदेह विधेयक 2012 प्रस्तावित किया गया की आवश्यकता भी है। ठीक है, और साथ ही वैकल्पिक विवाद समाधान, जैसे कि राज्य के मुकदमेबाजी की प्रक्रिया के अनुकूल बनने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारभूत स्तर पर न्याय प्रदान करने हेतु ग्राम विधिक देखरेख और सहायता केंद्र की स्थापना की जा सकती है। तो इसके अतिरिक्त भी अगर जैसे कि प्रक्रिया ज्ञापन में ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट और नेशनल सर्विस एंड ट्रैफिकिंग और इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस के ऐप को लॉन्च करना, ठीक है, जैसे कि आरंभ किए जाने सुधारों को न्यायालय द्वारा सभी स्तरों पर
प्रभावी ढंग से किए जाने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से हम काम कर सकते हैं। साथ ही अगर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें कहा गया है कि भारतीय संघवाद की एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में असहमति ने कुछ उप इकाइयों की विशिष्ट ज़रूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता की है। तो इसकी व्याख्या कीजिए, मतलब एक्सप्लेन कीजिए कि ये क्या है। तो इसमें जो असममित ये संघवाद है ये क्या है, इसके बारे में हम कुछ देखेंगे, और इसकी आवश्यकता को पूरा करने वाली क्या मतलब विशेषताएं हैं उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो जब बात करें तो इसमें जब शासन की विभिन्न घटक इकाइयों को भिन्न भिन्न शक्तियों और स्वायत्तता प्रदान की जाती है, तो तब एक संघीय राष्ट्र और असममित संघवाद को देखा जा सकता है। भारत में असममित संघवाद को तो इसमें जैसे असममित संघवाद को केंद्र सरकार द्वारा राज्यों में विभेदित व्यवहार यानी जो डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, डिफरेंशिएट ट्रीटमेंट के साथ साथ संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम की से स्वीकृति प्रदान की गई है। और विभेद व्यवहार जो होता है ये विशिष्ट इकाइयों के लिए विशिष्ट जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करता है, और ये तदर्थ अथवा दीर्घकालिक हो सकता है। तो इसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हैं, जैसे कि उनकी विशेषताओं की बात करें, संवैधानिक जो प्रोविजन किया गया है, तो इसमें अनुच्छेद 371 की बात करें तो महाराष्ट्र राज्यपाल को विदर्भ, मराठा आदि के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना करने हेतु तो विशेष उत्तरदायित्व का उपबंध किया गया, जबकि गुजरात के राज्यपाल को सौराष्ट्र और कच्छ के लिए पृथक विकास बोर्डों की स्थापना करने की समान उत्तरदायित्व प्राप्त होता है। तो 371 के अंतर्गत जो है महाराष्ट्र और गुजरात में ये चीज़ें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारा कि जैसे अनुच्छेद 371 नागाओं की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं के लिए तो नागा रूढ़ि जन्य विधि एवं प्रक्रियाओं को नागालैंड जो में भूमि और उनके संपत्ति स्रोतों का स्वामित्व अंतरण और के लिए रक्षो उपाय प्रदान करने के लिए प्रदान करता है। साथ ही जो ये समान रक्षो उपाय 371 जी में मिजोरम को भी मिजो लोगों को भी प्राप्त होता है। इसी के साथ अगर 371 डी की बात कीजिए तो इसमें राष्ट्रपति आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित लोगों के लिए आदेश पारित कर लोक नियोजन और शिक्षा के विषय में ये निष्पक्ष अवसरों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपबंध करता है। और 371 एफ की बात की जाए तो भारत में जो सिक्किम राज्य में प्रवेश से पूर्व राज्य के मौजूदा कानूनों के संरक्षण को सक्षम बनाने हेतु तो सिक्किम राज्य के लिए विशेष उपबंध है। और छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों की स्वशासी जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के गठन जैसे विशेष प्रशासनिक प्रावधान का उपबंध किया गया है। साथ ही जो ये संसद है विधि द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में जो संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम बनाने हैं तो दिल्ली, पुडुचेरी और जो जम्मू कश्मीर के लिए विधानसभाओं का सृजन कर सकती है। और विशेष श्रेणी का दर्जा, जैसे यह दर्जा विभिन्न राज्यों को जैसे कि नागालैंड, मिजोरम आदि को प्रदान किया गया है, जो इन्हें केंद्र से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। और राज्यों में निम्न जनसंख्या घनत्व, दुर्गम भूभाग, राजनीतिक अवस्थिति इत्यादि के आधार पर दर्जा प्रदान किया जाता है। तो इन चीज़ों को देख के, जैसे कि वहाँ निम्न जनसंख्या है या घनत्व वहाँ पे है, दुर्गम भूभाग है यानी पहाड़ी क्षेत्र है, या मतलब जो कोस्टल एरियाज है, या रणनीतिक अवस्थिति है यानी जो सामरिक स्थिति से कोई है, तो उस आधार पर इनको प्रदान किया जाता है। और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की बात की जाए तो ये जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं होती हैं CSSS, ठीक है, जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स होती हैं के चयन में उनकी संरचना और अंशदान अनुपात के कारण राज्यों के मध्य विभेद की संभावना होती है। उदाहरण के लिए बात करें जैसे कि एकीकृत बागवानी जो विकास मिशन है, ठीक है, इसके अंतर्गत अगर बात की जाए जिसमें केंद्र सरकार का अंशदान पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों जैसे कि केंद्र सरकार का अंशदान 90% और इसको छोड़कर अगर सभी राज्यों में विकासात्मक कार्यक्रमों के लिए कुल परिव्यय की बात करें तो ये 60% देखने को मिलता है। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए तो सभी इकाइयों पर ये संघीय इकाइयों के मध्य जटिल असमानताओं और समानताओं की समाविष्ट करने हेतु जो व्यवस्थाओं को प्रकल्पित किया गया है। हालांकि पारदर्शी असममित व्यवस्थाओं को न्यायोचित ठहराया जा सकता है क्योंकि वे राष्ट्र निर्माण में योगदान प्रदान करती हैं, जबकि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ प्राप्त करने हेतु विशुद्ध रूप से
अनुपालन की जाने वाली भेदभावपूर्ण नीतियां भारत में संघवाद के दीर्घकालिक हितों और स्थिरता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इन चीज़ों पे बात करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि अरे सॉरी गाइस, घर पे हैं तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, आज चीज़ें जो है कुछ ना कुछ हो ही जा रही हैं। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राज्यसभा की संरचनाओं और निर्वाचन प्रक्रिया लोकसभा में किस प्रकार भिन्न है, और क्या आप मानते हैं कि हाल ही के दिनों में राज्यसभा अपनी परिकल्पित भूमिका के निर्वहन में सक्षम रही है? तो इन चीज़ों को बारे में हम बात करेंगे, राज्यसभा के बारे में और उसके क्या क्या प्रोविज़न है उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें देखो, भारतीय संसद राष्ट्रपति और जो भारतीय संसद राष्ट्रपति और दो सदनों अर्थात राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी है। हालांकि दोनों सदन एक साथ भारत में सर्वोच्च विधायी निकाय का गठन करते हैं, किंतु उनमें कुछ संरचनात्मक और निर्वाचन भिन्नताएं भी देखी जाती हैं। तो इसमें कौन कौन सी भिन्नताएं ये हैं, तो अगर इसमें बात की जाए तो इन भिन्नताओं की अगर हम बात करें तो इसमें देखो क्या है कि ये जो देखने को मिलती हैं तो संरचनात्मक विभिन्नता देखने को मिलती है इसमें। जैसे सदस्यों की संख्या, तो लोकसभा और राज्यसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में अनुच्छेद 181 जो अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। इसमें राज्यों से 530 सदस्य आते हैं और संघ और राज्य क्षेत्र जो है, ठीक है, उससे जो है 20 सदस्य और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय में से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, और वर्तमान स्थिति में इसकी बात की जाए तो केवल लोकसभा में 545 सदस्य हैं और 545 में 530 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 13 सदस्य जो हैं संघ और राज्य क्षेत्रों से हैं, जबकि 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए गए हैं। ठीक है, तो टोटल 545 वर्तमान में है। अगर ये लोकसभा में बात की जाए तो लोकसभा में अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा की जो स्थिति देखने को मिलेगी, तो ये 80 के अनुसार देखने को मिलेगी और इसमें राज्यसभा में अधिकतम संख्या जो 250 निर्धारित की गई है, जिसमें 238 राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और ये मतलब एक अपनी विशेष स्थिति जैसे कला, साहित्य, खेल से संबंधित हैं, तो इन सब चीज़ों से मिलकर ये लोग 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा। अगर वर्तमान स्थिति इसकी बात करें तो वर्तमान में राज्य सभा में जो है 245 सदस्य हैं। ठीक है, और 233 राज्यों से आते हैं और दिल्ली पुडुचेरी और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी संरचनात्मक ये विभिन्नता हो गई। नेक्स्ट, अगर पीठासीन अधिकारी की बात करें तो लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचित होता है, लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, तो इनका निर्वाचन नहीं होता है उनके सदस्यों के द्वारा। और अवधि की बात की जाए तो लोकसभा की सामान्य अवधि केवल 5 वर्ष की होती है। राष्ट्रपति द्वारा इसकी अवधि को समाप्ति से पूर्व भी किसी भी समय विघटित किया जा सकता है, लेकिन यह जो स्थायी सदन होता है अर्थात इसका विघटन नहीं होता है, परंतु इसके जो 1/3 सदस्य जो प्रत्येक दूसरे वर्ष निवृत्त हो जाते हैं, मतलब उनको रिटायर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि निर्वाचन संबंधी भिन्नता की बात करें तो निर्वाचन रीति की बात करें तो लोकसभा में ये सदस्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में अगर बात की जाए तो सदस्यों का जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जाता है। और निर्वाचन पद्धति की बात करें तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और फर्स्ट पोस्ट द सिस्टम द्वारा जो है इनका निर्वाचन किया जाता है, जो लोकसभा के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन जो है राज्यसभा में ये जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव के आधार पर जो है इनका जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, और अर्हता की बात करें मतलब क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रत्याशी की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और इसमें जो राज्यसभा में इसमें 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए स्थानों का आरक्षण की बात की जाए तो अनुच्छेद 334 में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उपबंध है, लेकिन जो राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया गया है। ठीक है, और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व की बात करें तो सभी राज्य क्षेत्रों में उनकी जनसंख्या
के अनुसार प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। ठीक है, जो ये आरक्षण होता है, और केवल विधानसभाओं वाले संघ राज्य क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, इसलिए राज्यसभा में केवल दिल्ली और पुडुचेरी सदस्यों को ही मतलब इनका प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो राज्यसभा की प्रभावशीलता का आकलन, तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति यानी जो ट्रांसजेंडर अधिकार का संरक्षण विधेयक 2014, जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन विधेयक 2019 जैसे अनेक महत्वपूर्ण विधेयकों को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया और बाद में ये अधिनियम बन गए। और 2014 में चुनाव के बाद लोकसभा में सुदृढ़ विपक्ष की अनुपस्थिति लोकसभा विधेयकों के मनमाने या शीघ्रता से पारित किए जाने के नियंत्रण स्थापित करने में राज्यसभा द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निष्पक्ष किया जाना, जैसे कि नागरिक संशोधन विधेयक 2014। तो उस समय या संयम एवं पुनर्विचार हेतु सदन के रूप में तो राज्यसभा में जो देखने को मिलता है, संघीय संरचना के अनुरूप राज्यों के हितों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। तो उदाहरण के लिए जीएसटी विधेयक को पारित किया गया था, और चूंकि राज्यसभा में धन विधेयक पर सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि धन विधेयक के आधार पर 2016 में महत्वपूर्ण विधेयकों को संसद में धन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकार इसे बजट के संदर्भ में सीमित प्राधिकार प्राप्त है तथा अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। आतंकवाद निरोध विधेयक 2002 जैसे कि कुछ राज्यसभाओं में पारित नहीं हुए हैं, किंतु इन्हें संयुक्त बैठक में राज्यसभाओं में पर्याप्त संख्या के कारण पारित कर दिया गया था। ठीक है, साथ ही अगर बात की जाए तो ज्ञातव्य होगा कि राज्यसभा का अभाव आम चुनाव में जो प्रत्याशियों के पार्षिक निर्वाचन की बात की जाती है, यानी बैकडोर एंट्री के रूप में भी उनका उपयोग किया जाता है। साथ ही सदस्यों के जो अल्प उपस्थिति भी प्रदान की प्रभावशीलता भी प्रभावित करती है। ठीक है, तो ये सब बातें इस चीज़ को मतलब ये मुद्दा बना हुआ है इनका। तो इन चीज़ों का भी प्रॉपर अगर इम्प्लीमेंट और प्रोविज़न के आधार पर अगर सारी क्रियाएं की जाए और इसे इफ़िशिएंट बनाया जाए तो राज्यसभा का बहुत ही महत्व है। ठीक है, और ऐसा प्रतीत हो सकता है कि लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कम शक्तियां प्राप्त है। हालांकि अभी भी राज्यसभा की भूमिका महत्वपूर्ण है, और यह न केवल परिचर्चा के लिए दूसरी सदन है बल्कि राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व भी है, एक प्रहरी की भूमिका निभाते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए गए विधानों में सुधार के लिए राज्यसभा को स्वयं संशोधनकारी सदन के रूप में स्थापित करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 17 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की संरचनाओं और प्रकारों की विवरण प्रस्तुत कीजिए और इनकी पारिस्थिति में किए गए हालिया परिवर्तन में क्या महत्व आया है। तो क्या महत्व है इनका, तो इनके बारे में हम देखेंगे कि पिछड़ा आयोग क्या है। ठीक है, इसका जो ये मतलब इसकी स्थिति क्या है हालिया, और इसमें क्या क्या परिवर्तन किए गए, इसकी संरचना, संगठन और प्रकार क्या हैं। ठीक है, और क्यों महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। तो हमारा ये जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है को एनसीबीसी अधिनियम 1993 के तहत एक सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। हालांकि हाल ही में 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इसकी संरचना और संगठन, तो आयोग में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 सदस्य शामिल होंगे। तो ये मतलब, और अध्यक्ष की जो नियुक्ति हो गई सामाजिक और शिक्षा के रूप में पिछड़े वर्गों के संबंधित प्रतिष्ठित सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में से की जाएगी। वह ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अपने प्रभावी व्यक्तित्व और निस्वार्थ सेवा के रिकॉर्ड द्वारा सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों में आत्मविश्वास को प्रेरित करता हो। और उपाध्यक्ष व अन्य सभी सदस्यों को कम से कम 2 की नियुक्ति सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित व्यक्तियों से की जाएगी, और कम से कम 1 महिला सदस्य की भी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो प्रत्येक जो सदस्य अपनी नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेगा, और इसका जो 2 कार्यकाल की अवधि के लिए नियुक्त हेतु आर्य नहीं होंगे। तो मतलब एक ही कार्यकाल के लिए इनकी नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, और इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। 1 महिला होनी चाहिए, और जो 2 अन्य पिछड़े वर्गों के से इसके सदस्य होने चाहिए, और इसका अध्यक्ष भी जो है अन्य पिछड़े वर्ग के मतलब उनकी जो विचार और आचार विचार हैं वो होने चाहिए उन्हीं के प्रति। ठीक है, इनके कार्य और शक्तियों की बात की जाए तो अनुच्छेद 338 बी सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के संदर्भ में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की समीक्षा करने हेतु एनसीबीसी को प्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 342 ए राष्ट्रपति से संबंधित राज्य को
मतलब राज्य के राज्यपाल को परामर्श से विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विभिन्न रूप मतलब पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट मतलब उनको रिकॉग्नाइज करने का अधिकार प्रदान करता है और संविधान संशोधन के पश्चात एनसीबीसी के कर्तव्यों में सम्मिलित होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये कौन कौन से कर्तव्य इसमें हैं, तो इसमें देखो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण एवं निगरानी करना और ऐसे रक्षा उपायों के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करना और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित करने से संबंध में जो विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करना और सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक आर्थिक विकास में भाग लेना और परामर्श देना और संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना और उन रक्षा उपायों के कार्यान्वयन के संबंध में प्रतिवेदन को राष्ट्रपति के समक्ष वार्षिक रूप से ऐसे अन्य समय पर जब आयोग उपयुक्त समझता हो प्रस्तुत करना और ऐसे प्रतिवेदन में उन कार्यों के संबंध में उन रक्षा उपायों को प्रभावी कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए और तथा जो ये सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण और कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के संबंध में अनुशंसा करना है। ठीक है, और साथ ही बात की जाए तो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संरक्षण कल्याण और विकास एवं उन्नति के सक्षम संबंध में ऐसे अन्य कार्यों का निर्वहन करना जो राष्ट्रपति या संसद द्वारा निर्मित किसी भी विधि प्रावधान के अधीन नियम या विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, और किसी भी शिकायत की समीक्षा जांच के द्वारा एनसीबीसी के पास एक सिविल न्यायालय के समान शक्तियां होंगी और इसमें शक्तियों में शामिल कौन कौन से हैं, तो देखो ये भारत के किसी भी भाग में किसी व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए समन जारी करना तथा शपथ में उसकी परीक्षा करना और किसी भी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुतिकरण की मांग करना, शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी न्यायालय या कार्यालय के किसी लोक अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि की मांग करना और गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण है तो आदेश जारी करना और कोई अन्य विषय जैसे राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर एनसीबीसी से परामर्श करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसकी परिस्थिति में किए गए हालिया परिवर्तन और इसके महत्व की बात करें तो नवगठित आयोग की को अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उपबंधित रक्षा उपायों को लागू करना और उनकी शिकायतों का समाधान करने की शक्ति है। ठीक है, और ये संविधान में अंतः स्थापित किए गए नवीन अनुच्छेद 338 के माध्यम से एनसीबीसी को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के समतुल्य दर्जा प्रदान किया गया है और इसने पिछड़े वर्गों के से संबंधित सभी शिकायतों अधिकारों और रक्षा उपायों की समीक्षा करने हेतु एनसीबीसी को सक्षम प्राधिकारी के रूप में स्थापित किया है, जबकि पूर्व में यह मतलब जो ये हमारा था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ठीक है, उसी के अंतर्गत आता था। ठीक है, साथ ही बात की जाए तो संविधान में अंतः स्थापित किया गया है कि यह संविधान में अंतः स्थापित किया गया है एक अन्य अनुच्छेद 342 अधिक पारदर्शिता लाए क्योंकि इसके तहत किसी भी समुदाय को पिछड़ी सूची में शामिल करने अथवा हटाने के लिए संसद की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है और नए अधिनियम द्वारा यह पहचान की गई है कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण के अतिरिक्त विकास की भी आवश्यकता है। सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए अधिनियम प्रावधान किए गए हैं और विकास प्रक्रिया में नए एनसीबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो अन्य पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की मांग 1980 के दशक से ही की जा रही थी, अतः 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अंतर्विष्ट किए गए परिवर्तन की दीर्घकालिक मांगों को पूर्ण करने की दिशा में एक उल्लेखनीय कदम है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम इसका जो है इसको अच्छा बनाया गया है, मतलब बहुत ही इफ़ेक्टिव ये अब काम करेगा। जो हमारे पिछड़े वर्ग आयोग के जो इतना मास मूवमेंट, इसमें मास मूवमेंट भी हुए और इसका जो देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा कम्युनिटी ये अन्य पिछड़े वर्ग में देखने को मिलती हैं, तो उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन के लिए एक संवैधानिक बॉडी होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि जो भारतीय संविधान के जो
दार्शनिक आधारों पर संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य से प्रेरित इसकी भावना के माध्यम से सर्वोत्तम तरीके से समझा जा सकता है। सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव की मुख्य विशेषताएं क्या थी, ठीक है, क्यों है मतलब ये चर्चा में, और इसके बारे में कि स्वयं भारतीय संविधान में विशेष रूप से संविधान की उद्देशिका में किस प्रकार प्रतिबिंबित है, और इस पर मतलब विस्तार पूर्वक ये हम बताएंगे इसमें कि मतलब उद्देशिका भारतीय संविधान का आधारभूत दार्शनिक ढांचे को व्याख्यायित करता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखो, उद्देशिका संविधान का मुख्य आधार है जिसमें भारतीय संविधान के आधारभूत दर्शन और मूलभूत मूल्यों को शामिल किया गया है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव में प्रलेखित दस्तावेज में संविधान निर्माताओं के दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया गया था, ठीक है। और इसके जो प्रोविजन की बात करें तो इसमें कौन कौन से उद्देश्य हैं उद्देशिका के, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव द्वारा संप्रभु गणराज्य भारत की परिकल्पना जनता की अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करने वाले राज्यों के एक संघ के रूप में की गई है। यह राज्यों और संघ के मध्य शक्तियों के विभाजन के पहलुओं पर आधारित था। इसके तहत विधि और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, प्रतिष्ठा, अवसरों की क्षमता तथा विधि के समक्ष क्षमता व वाक व अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, उपासना, व्यवसाय और संघ बनाने व कार्य करने की मूलभूत स्वतंत्रता की गारंटी व सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त यह अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्गों और जनजातियों हेतु रक्षा उपायों का भी आश्वासन प्रदान करता है। तो भारतीय संविधान को निर्देशित करने वाले जो दार्शनिक ढांचे में उद्देशिका की बात की जाए तो उद्देशिका संविधान निर्माताओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में है। हमारे संविधान में निहित रक्षा उपायों और जो आकांक्षाओं को समुचित प्रोत्साहन हेतु हमें उद्देशिका में निहित वाक्यांशों की ओर ध्यान देना चाहिए। और संप्रभुता उद्देशिका का एक जो संप्रभु भारत की परिकल्पना करता है जो किसी अन्य राष्ट्र या बाह्य शक्ति के नियंत्रण के बिना स्वयं के मामलों का संचालन करने में स्वतंत्र हो। और गणतंत्र का तात्पर्य है कि इसका तात्पर्य है कि राजनीतिक सर्वोच्चता जनता में निहित है। और इस प्रकार भारत में एक निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति की जो अपनी व्यवस्था अपनाई गई है, ठीक है। साथ ही लोकतंत्र की बात करें तो यह न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक लोकतंत्र की भी परिकल्पना करता है। परिणामतः भारतीय संविधान एक संसदीय लोकतंत्र का प्रावधान करता है जो प्रतिनिधिमूलक, उत्तरदायी और जवाबदेह है। यह सभी लोगों के कल्याण हेतु कार्य करता है। और न्याय की बात करें तो ये उद्देशिका और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक न्याय के आदर्श को सार्वभौमिक, वयस्क मताधिकार और कल्याणकारी राज्य के सृजन और सामाजिक विषमताओं की समाप्ति आदि के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और स्वतंत्रता की बात की जाए तो ये उद्देशिका में समाज के प्रत्येक सदस्यों के लिए स्वतंत्र और सभ्य समाज की स्थापना है तो आवश्यक कुछ जो है न्यूनतम अधिकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है, जो संविधान में विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति और आस्था और उपासना की स्वतंत्रता के रूप में राज्य के सभी प्राधिकारियों के विरुद्ध अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है, जो नैतिकता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और लोक व्यवस्था आदि जैसी युक्त प्रतिबंधों के अधीन है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 19, 25 और 28 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और समता की बात की जाए तो ये उद्देशिका द्वारा जो परिकल्पित है, जैसे प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो आदर्शों की गारंटी द्वारा प्रदान की गई है। यह समता के मूल अधिकार जैसे अनुच्छेद 14 से 18, राज्य के नीति निर्देशक तत्व 39 और अन्य इसी प्रकार के प्रावधानों के माध्यम से सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है। बंधुत्व की अगर बात करें तो उद्देशिका सभी वर्गों के लोगों के मध्य बंधुत्व की भावना को प्रोत्साहित करती है। एक पंथ निरपेक्ष राज्य के पंथ निरपेक्ष राज्य को जो आदर्श होते हैं उनको प्रतिस्थापित करके इसे प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। और इसके अतिरिक्त संवैधानिक न्याय जो संविधान है उसे न्याय संगत मूल अधिकारों और कुछ निर्देशों जैसे कि अनुच्छेद 39A, 42, 43 के प्रावधानों के माध्यम से व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करता है। और अनुच्छेद 51A को समाविष्ट करते हुए संविधान द्वारा एक राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने को नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का भी अंतः स्थापित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार अगर हम बात करें तो ये अतः उद्देश्य
प्रस्ताव में निहित आदर्शों को उद्देशिका में अंतर्निहित किया गया है। इन आदर्शों ने उत्तरदायी चरणों में भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन के मूर्त रूप प्रदान किया है। परिणाम स्वरूप इसने आगामी वर्ष के उदार लोकतांत्रिक समतावादी और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में भारत की प्रकृति और प्रगति को निर्धारित किया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे बहुत ही प्रतिबिंबित जो कहा गया है, तो ये मतलब हर एक मतलब पार्ट में ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत में जल संबंधी समस्याओं के प्रबंधन हेतु नीति निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी में अभिसरण की आवश्यकता है। इसके संदर्भ में जल शक्ति मंत्रालय के सृजन के महत्व पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें क्या है, ये जल संकट की जो मतलब है, इसके क्या मतलब वर्तमान में क्या स्थिति है। ठीक है, इसके क्या मुद्दे हैं, प्रबंधन की क्या आवश्यकता है, और नव सृजित मंत्रालय जो ये जल शक्ति मंत्रालय सृजित किया गया है, ये क्या है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो इसमें नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 600 मिलियन भारतीय गंभीर से अति गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं, जबकि 75% परिवारों को उनके परिसर में पेयजल की क्षमता प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त जल संसाधनों का अत्यधिक दोहन, दूषित भूजल, प्रदूषित नदियों आदि मुद्दों में विद्यमान है। ठीक है, इसके साथ साथ देश की जल मांग में 2030 तक दोगुनी की जो संभावना देखी गई है, और ये संकेत हैं कि वर्ष 2050 तक भारत की जीडीपी में 6% की हानि होगी। यही कारण है कि उपलब्ध जल दक्षता प्रबंधन करना आवश्यक है। हालांकि कई स्तरों पे अभिसरण के अभाव के कारण यह कठिन हो जाता है। तो इससे जो जल से संबंधित मुद्दे कौन से हैं और क्या क्या समस्याएं हैं जो इसके अभिसरण से, प्रबंधन अभिसरण से, तो इसमें नीति निर्माण की जो कमी देखी जाती है, जो मतलब प्रॉपर होनी चाहिए। ये मतलब जो 7वीं अनुसूची में जल सूची दिया गया है, जो स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखा जाना चाहिए। ठीक है, इसकी क्या स्थिति है, इसीलिए इस पे मतलब एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जानी चाहिए। कार्यान्वयन और निगरानी की बात की जाए तो इसके लिए एक प्रॉपर एजेंसी होनी चाहिए। ठीक है, जो इसका अभाव देखा जाता है, जो जैसे कि जल विकास मामलों के लिए और नमामि गंगे परियोजना चल रही हैं। ठीक है, जल संसाधन मंत्रालय के गतिविधियों के समन्वय के लिए 10 अन्य मंत्रालयों के साथ समझौता हुआ है, ये हस्ताक्षर किए गए हैं। तो इजराइल से जैसे समझौता जल से संबंधित प्रबंधन के लिए किया गया, एग्रीकल्चर के लिए किया गया, तो इनके लिए भी मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और भूमि जल का प्रबंधन केंद्रीकरण भूमि जल बोर्ड भी स्थापित होना जो है उसको भी अच्छे से उसका काम किया जाना चाहिए। ये केंद्र सरकार के प्रोविज़न है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार अगर विखंडन के परिणाम स्वरूप विभिन्न एजेंसियों के प्रयासों की पुनरावृत्ति होती है, जिससे कि कार्यक्रमों की समग्रता जो है मतलब समग्रता और प्रभावशीलता कम हो जाती है। तो 2 अंतः मंत्रालय जैसे कि जल संसाधन नदी और गंगा जल मंत्रालय का पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के साथ विलय करके जल शक्ति मंत्रालय का सृजन करना एक नवीन मंत्रालय के उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है, जिससे जो है ये काम आवश्यक मतलब काम अच्छे से हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार अगर बात करें तो जल संबंधी नीति निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी के लिए केवल एक मंत्रालय द्वारा किए जाएंगे। तो ये मंत्रालयों के जो विषय क्षेत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जल विवाद, नमामि गंगे और इसकी सहायक नदियों में जो उप स्वच्छता संबंधी पहल है, ये स्वच्छता, पेयजल स्वच्छता करवाना शामिल होगा। ठीक है, चूँकि इन परियोजनाएं एक दूसरे की पूरक होती हैं, क्योंकि एकल मंत्रालय में एकीकृत डेटा प्रबंधन की स्थापना की जा सकती है, जिससे एक ही मंच पर गुणवत्ता व मात्रा दोनों पर विभिन्न साधनों में जल उपलब्ध संबंधी डेटा का निर्माण करने की सहायता प्राप्त होगी। ठीक है, और साथ ही ये जो प्रयास किया जा रहा है, ये जल शक्ति मंत्रालय अभियान जल शक्ति अभियान प्रारंभ किया गया है। ठीक है, ये संपूर्ण देश में 256 जिलों में सम्मिलित किए गए हैं इसमें, और ये जन आंदोलन 5 पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी जल संरक्षण, जल वर्षा जल संचय, पारंपरिक व अन्य जल निकायों की नवीनीकरण और जल का पुनः उपयोग व संरचनाओं का पुनर्भरण, जल संभरण विकास व गहन वनीकरण शामिल है इसमें। तो हालांकि ये सरकार की नई राष्ट्रीय जल नीति का प्रारूप तैयार करने के लिए मिहिर शाह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। एक राष्ट्रीय जल आयोग ब्यूरो की स्थापना किया जाएगा। यह देश में जल शासन संरचना के आधार पर प्रशासनिक और राजनीतिक जो सीमाओं के बजाय जो जल संबंधी सीमाओं को स्वीकृत करने हेतु सहमति होनी चाहिए। ठीक है,
समिति का निर्माण और जल शक्ति मंत्रालय के इन पहलुओं में जल संबंधी मुद्दों में कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है आज का। इसमें कहा गया कि सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार के विकास को समझने हैं तो इसे कैसे लागू किया जा सकता है? तो सर्वोपरि अधिग्रहण जो अधिकार सिद्धांत है ये क्या है? ठीक है, इसका क्या मतलब संविधान में प्रोविज़न किया गया है? ठीक है, ये क्या सिद्धांत है और सरकार द्वारा इसकी किन मुद्दों का मतलब सामना किया जा रहा है, किन चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, इनके विकास को समझाने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार के सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसकी सहमति की आवश्यकता के बिना सार्वजनिक उपयोग हो तो अधिग्रहित करने की राज्य की शक्ति है। ठीक है, और इस सिद्धांत के दो आवश्यक घटक हैं। यथा संपत्ति को सार्वजनिक प्रयोगों हेतु अधिग्रहित किया जाता है और अधिग्रहित संपत्ति के लिए क्षतिपूर्ण का भुगतान किया जा सकता है। ठीक है, और यह दो सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात प्रथम लोगों का कल्याण सर्वोपरि होता है और द्वितीय सार्वजनिक आवश्यकता निजी आवश्यकता से ऊपर है। ठीक है, तो उस पर भी हमको ध्यान देना होता है इसमें। और यह सिद्धांत भारतीय संविधान के तहत संपत्ति के अधिकार के विकास में निहित मूल रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 1 F और 31 के अंतर्गत संपत्ति के मूल अधिकार की गारंटी के कारण इस सिद्धांत को पूर्णतः अनुपालन नहीं किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार अगर बात की जाए तो परिणामतः राज्य और संपत्तियों का प्रभावी रूप से विनियमन करने में असमर्थ था। जैसा कि सिद्धांत में निर्धारित किया गया था कि राज्य ने भूमि सुधारों सहित विभिन्न विधानों को अपनी कल्याणकारी प्रयोजनार्थ पारित किया गया। हालांकि इन विधानों के कार्यान्वयन ने सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार के सिद्धांत के दायरे और इनकी सीमाओं के संदर्भ में विभिन्न मुद्दों को उत्पन्न किया है। विवाद के मुख्य बिंदु जैसे कि लोकहित, निजी संपत्ति के विनियमन की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए राज्य के दायित्व को निष्पक्षतापूर्ण पहचान करने से संबंधित था। इससे सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार और इसके अधीन अनुच्छेद 19 1 F की उपयुक्तता पर विवाद के साथ साथ विरोध भी उत्पन्न हुआ है। इसलिए संसद द्वारा अनुच्छेद को निरस्त करना चाहती थी, जबकि इस प्रकार के कदम के विरुद्ध अनेक याचिकाएं दायर की गई हैं, जिसमें चिरजीत लाल बनाम भारत संघ 1950 में जो उच्चतम न्यायालय ने इसे स्पष्ट किया कि व्यक्तिगत नागरिकों से संबंधित निजी संपत्ति के अधिग्रहण और अर्जन के लिए सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार प्रत्येक राज्य में अंतर्निहित अधिकार है। ठीक है, तो ये राज्यों पर छोड़ दिया गया है। तो परिणाम स्वरूप अगर बात की जाए तो विभिन्न जो संविधान संशोधन के पश्चात 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार प्रस्तापित कर अनुच्छेद 301 के तहत संवैधानिक अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। सर्वोपरि अधिग्रहण और अधिकार के सिद्धांत के प्रवर्तन को निम्नलिखित तरीके से अल्प प्रभावित बनाया जा सकता है। ठीक है, तो संपत्ति के अधिकार को जो संशोधन के बिना संसद की एक जो सामान्य विधि द्वारा विनियमित किया जा सकता है। एक पीड़ित व्यक्ति के अनुच्छेद 32 के तहत प्रत्यक्षता उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता, बल्कि इसके लिए उसे प्रथमतः 226 के तहत उच्च न्यायालय में अपील करना आवश्यक है। और राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अधियाचन के मामले में क्षतिपूर्ति के अधिकार की गारंटी नहीं दी जाती है। केवल दो ही मामले हैं जैसे कि जिसमें राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति की गारंटी प्रदान की जाती है, यथा जब राज्य किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान यानी जो आर्टिकल 30 का संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, तब जब भूमि की किसी व्यक्ति की निजी कृषि भूमि हो, तो मतलब इन दो आधारों पर 31A 31A यह सांविधिक हदबंदी की सीमा के अंतर्गत आता है। तो दो ही आधारों पर यह संरक्षण प्रदान किया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 की बात की जाए तो राज्य के सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार क्षेत्र को व्यापक से सीमित करता है। तथापि यह तर्क दिया जा सकता है कि सर्वोपरि अधिग्रहण अधिकार के सिद्धांत के घटक आंशिक रूप से ही सही, परंतु जो भारतीय संदर्भ में भारतीय संदर्भ के अनुरूप संपत्ति के अधिकार के क्रमिक
विकास में विद्यमान रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोगों ने ये डिटेल में अपने टोटल क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 10। ठीक है, अब कल हम लोग ये करेंगे, हम ट्यूसडे यानी वेडनेसडे को हम लोग क्या करेंगे कि वो हम या फ्राइडे को ऐसे वाला पार्ट डिस्कस कर लेंगे जो हमारा बच गया है। ठीक है, तो आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सारा ऐसे का और ये सारे प्रोविज़न करा दूंगा जब तक आप लोगों का मेंस होगा। ठीक है, और फिर प्री का भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर देखेंगे इन चीज़ों को और बहुत जल्दी हम चीज़ें करके ले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अब अपने शेड्यूल में आ जाइए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।